नहीं तो बिट सेट का फॉर्म ही नहीं भरा क्या? नहीं शिवा तुमने दिया था जेई में? ये सर दिया था। कैसा गया? ठीक है सर। चलो बिट सेट भरा कि नहीं? फॉर्म आज से स्टार्ट हो रहा है उसका। ये सर अभी करवाऊंगी। कब है इसका पेपर? अभी मैंने देखा नहीं, अभी मैंने किसी और चीज़ का फॉर्म भरी थी। अच्छा, थोड़ा लेट हो गया। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी तक देख लिया था। डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट हो गया था ना, या बचा हुआ था इसमें कुछ? शिवा याद है? देखना जरा, डिफरेंशियबिलिटी हम लोगों का कंप्लीट हो गया था शायद। यस सर। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक होते हैं इधर, और सवाल आते हैं जेई मेन में स्पेशली। ये वाले पार्ट से आता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व हो गया। टेंजेंट एंड नॉर्मल से कभी आता कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसका पार्ट जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ये पार्ट आता है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व, दो ग्राफ के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सब पूछता है। फिर मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, डी बाई डी एक्स एज रेट मेजरर, रॉलेस थ्योरम, एलिमिनेटी, ये सारे के सारे इस टॉपिक में आते हैं। छोटे छोटे हैं सब, एक एक लेक्चर में वैसे तो होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को स्पीड में देखना है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल पे आते हैं सबसे पहले। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल से पहले हम लोग बता दें कि इक्वेशन अगर मान लीजिए x1, y1 है पॉइंट और स्लोप है इसका m, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता था? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। तो ये रहा हमारा काम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने का तरीका। अच्छा, दूसरा सिचुएशन की अगर मान लिया जाए m1 और दूसरा लाइन है m2, पहला स्लोप नंबर 1 है और ये दूसरा स्लोप नंबर 2 है, दोनों अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर से मैं लिख रहा हूँ कुछ कुछ कंक्लूजन। तीसरा, अगर मान लिया जाए x1, y1 एक का कोऑर्डिनेट है, दूसरे का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो स्लोप लिखने का जो तरीका होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वो वही चीज है, देखना, चेंज इन y डिविजन y, चेंज इन x। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तुम छोटा सा डिफरेंस लो या बड़ा डिफरेंस लो, मामला सेम है सभी के। हर एक पॉइंट पे जो स्लोप आता है वो सेम ही आता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? चेंज इन y बाय चेंज इन x, छोटा चेंज ले या बड़ा चेंज ले, हमारे पास आंसर सेम आने वाला है। तो सबसे पहला आते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में मान लिया जाए कोई ग्राफ है हमारे पास y इक्वल्स टू fx, किसी पर्टिकुलर पॉइंट x, y पे। अच्छा, कैपिटल x कैपिटल y मैंने एक्सेस लिया है, इंस्टेड ऑफ स्मॉल x स्मॉल y मैंने कैपिटल x कैपिटल y लिया है, और ये p पॉइंट जो है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। अब मेरे को इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना, तो टेंजेंट जो होगा उसने फॉर एग्जांपल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना है वो थीटा है, तो इसी tan थीटा को तो हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो ये स्लोप हो जाएगा किसका? ये होगा टेंजेंट का स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो बेसिकली tan थीटा होगा, और tan थीटा का मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं डिफरेंशिएट करके इस पॉइंट को रखूं तो वो हमारे पास आएगा स्लोप के बराबर। तो मैंने इस ग्राफ को डिफरेंशिएट किया dy बाय dx कैपिटल में किस पर्टिकुलर पॉइंट पे? p पे, और वो tan थीटा के बराबर है, वो tan थीटा के बराबर है। और इसी चीज को हम लोगों ने शॉर्ट में क्या बोला था कि f प्राइम या f डैश ऑफ x। तो f डैश ऑफ x हो गया इसका कितना? ये बना हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और f डैश ऑफ x को हम लोगों को किस पॉइंट पे निकालना है? एट p। p का जो कोऑर्डिनेट होगा x स्मॉल x के बराबर है। अब स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। तो ये रहा हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, अगर टेंजेंट का स्लोप हुआ ये, तो नॉर्मल और टेंजेंट क्या होते हैं? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका स्लोप जो होगा रेसिप्रोकल विद नेगेटिव, तो -1 बाय dy बाय dx एट p। और सेम सिनेरियो से मैंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखा। अब आते हैं कि अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो गया, टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल मतलब ये एंगल जो होगा वो 0 हो जाएगा। ऐसे सिनेरियो पे मान लेते हैं ग्राफ जो है वो इस तरह से है और टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे हुआ, तो उसने एंगल जो बनाना है वो 0 बनाना है। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा? dy बाय dx 0 के बराबर हो जाएगा। जब dy बाय dx 0 के बराबर होगा, यहाँ से हम लोग सिनेरियो अपना निकाल देंगे। दूसरा, जब टेंजेंट वर्टिकल हो जाए, टेंजेंट वर्टिकल हो जाए इसका मतलब क्या होगा कि नॉर्मल तुम्हारा पैरेलल हो जाएगा। तो या तो dy बाय dx को बोलो इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है, या फिर स्लोप जो होगा नॉर्मल का वो 0 होगा। नॉर्मल का स्लोप कितना था? dx बाय dy, ये 0 के बराबर, मतलब dx बाय dy का वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो ये था हमारे पास स्पेसिफिक दो कंडीशन, जब टेंजेंट पैरेलल हो और टेंजेंट वर्टिकल हो। अब इसी चीज में आते हैं, कुछ चीजें डिफाइन की गई है। मान लेते हैं कि स्मॉल x स्मॉल y पॉइंट x1 y1 पॉइंट पे मैंने इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया और इस पे एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया।
टेंजेंट एक्स एक्सिस को जाकर के क्यू पॉइंट पे कट किया और नॉर्मल एक्स एक्सिस को जाके आर पॉइंट पे कट किया। इसके करस्पॉन्डिंग जो वर्टिकल होगा एक्स एक्सिस पे पॉइंट, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, एन है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे आता है कि अगर मैं इस पॉइंट को, पॉइंट जो कि टेंजेंट ने एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट किया है जाके, वो पॉइंट और जहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, इन दोनों को मैं मिला दूं तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस इज कंसीडर्ड टू बी लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पहले मैंने क्या किया, मैंने लिखा इसका dy by dx, स्लोप इसका लिखा, और स्लोप लिखने के बाद इसका इक्वेशन लिखा टेंजेंट का। टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के बाद मैंने क्या किया, क्यू पॉइंट के लिए, क्यू पॉइंट के लिए क्या करते हैं, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 करेंगे तो क्यू पॉइंट जो आया हमारे पास कितना आया, x1 माइनस y1 अपन y डैश। y डैश का मतलब क्या है, dy by dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। y डैश का मतलब dy by dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो pq मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। pq मतलब डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला तुम्हें पता है, x1 y1 और x2 y2 का जो डिस्टेंस फार्मूला होगा वो कितना होगा, चेंज इन x का होल स्क्वायर चेंज इन y का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट सम जो होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रहा हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, q पॉइंट हमारे पास ये बन के आया और p पॉइंट तुमने अज्यूम किया है x1, y1। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, x1 और y1 का इस पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं। तो x1 माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी क्या होगा, x1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस y1 अपॉन y डैश का होल स्क्वायर, और y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब y1 का होल स्क्वायर। दोनों जगह पे न्यूमरेटर में y1 स्क्वायर कॉमन है, मैंने बाहर निकाला तो क्या आएगा, मॉड y1। रिमेंबर ये y1 नहीं बाहर आएगा क्योंकि y1 में भी पॉजिटिव और y1 में भी नेगेटिव। तो इन जनरल हम लोग क्या बाहर निकालेंगे, मॉड y1। मॉड y1 हम लोगों ने बाहर निकाला है। अब यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे बचा 1 बाई y डैश का होल स्क्वायर। अच्छा y डैश जो है वो क्या है, dy by dx के बराबर है, dy by dx के बराबर है। तो 1 बाई y डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx by dy का होल स्क्वायर। तो pq लेंथ आ गया हमारे पास, ये बना लेंथ ऑफ टेंजेंट। pq जो आया वो लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट में याद रखेंगे कि मॉड ऑफ y1, y1 का मतलब क्या, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया वो, मॉड y1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्लोप का रेसिप्रोकल का स्क्वायर, स्लोप का रेसिप्रोकल का स्क्वायर। तो ये है हमारा pq के बराबर, ये है हमारा pq के बराबर। उसके बाद आते हैं इसी तरह से लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए मैंने नॉर्मल का इक्वेशन लिखा, और नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के बाद काम बिल्कुल सेम करेंगे। नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे, उसके लिए y का वैल्यू 0 करेंगे तो r पॉइंट आएगा। r पॉइंट आने के बाद फिर p और r के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे, हमारे पास pr डिस्टेंस आ जाएगा। pr डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल। जहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया है और जहां पे उसने एक्स एक्सिस को कट किया, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस pr इज सेड टू बी लेंथ ऑफ द नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ द नॉर्मल जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो सेम सिनेरियो आया लेंथ ऑफ टेंजेंट की तरह, लेकिन फर्क इस बात का रहा कि यहाँ पे मॉड y1 बाहर की तरफ, यहाँ पे मॉड y1 बाहर की तरफ, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 1 प्लस स्लोप का रेसिप्रोकल का स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है 1 प्लस स्लोप का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट। तो दोनों सेम सेम सा है। तो नॉर्मल में क्या है, टेंजेंट के स्लोप का स्क्वायर है, और टेंजेंट में क्या है, नॉर्मल के स्लोप का स्क्वायर है। ये रहा हमारा काम करने का तरीका, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल। उसके बाद आता है सब टेंजेंट। एक चीज डिफाइन की जाती है, सब टेंजेंट का मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए ये रहा हमारे पास टेंजेंट, ये हमारे पास टेंजेंट, इसका अगर मैं प्रोजेक्शन निकालना चाहूँ एक्स एक्सिस पे तो इसका प्रोजेक्शन ये वाला पार्ट होगा qn, इसका प्रोजेक्शन होगा qn। तो वही कहलाता सब टेंजेंट। इसी तरह से सब नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि इस नॉर्मल का जो प्रोजेक्शन आएगा किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो ये छोटा सा nr जो आएगा वो आएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो हमें अगला पॉइंट जो चाहिए वो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो बेसिकली क्या है, टेंजेंट में और इसमें अगर मैंने कॉस लगा दिया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, qn अपॉन pq, qn अपॉन pq। तो qn का वैल्यू आ जाएगा pq cos थीटा। एक तो ये तरीका हुआ निकालने का। दूसरा ये हुआ कि q का कोऑर्डिनेट हमें पता, n का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x, 0, डिस्टेंस फार्मूला से ये निकाल सकते हैं। तो मैंने q का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, n का कोऑर्डिनेट x, 0 है, तो qn का बड़ा आराम से आ जाएगा। वो किसके बराबर आया, मॉड ऑफ y1 dx by dy। ये सिंपल सा आया। या तो तुम cos थीटा के फॉर्म से निकाल लो, या तो डायरेक्टली बोल दो कि y1 into dx by dy, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगा qn के बराबर। अब qn जैसे ही आ गया तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हमारे पास यही qn के बराबर था। ये देखना जरा,
मॉड ऑफ y जो था वो था ही, और स्लोप का रेसिप्रोकल, और मॉड के अंदर में है तो माइनस dx बाई dy रहे या प्लस में रहे मल्टीप्लीकेशन में, बात बराबर है, क्योंकि बाहर हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव ही निकालना है, अंदर की तरफ से जो भी निकलेगा वो बाहर जो आएगा। मान लेते हैं मॉड के अंदर अगर -3 भी है तो हम लोग 3 निकालेंगे, क्यों, क्योंकि लेंथ है। इसी तरह से लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात की जाए तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगा, जो नॉर्मल ले इसका जो प्रोजेक्शन आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाला लेंथ, दिस विल बी कंसीडर्ड एज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। इस वाले फिगर में अगर मैं बात करूंगा तो एनआर जो होगा वो क्या होगा, एनआर जो हो जाएगा वो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होगा। ये वाला जो क्वांटिटी है एनआर वो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होगा। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल बेसिकली क्या है, इसी तरह से जैसे हम लोगों ने ये किया था कि आर का हमारे पास कोऑर्डिनेट पता है, एन का कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस से निकाल लो, या फिर अगर मैंने इसे थीटा माना है, इसे अगर मैंने क्या माना है, इसे अगर मैं मेरे पास ये 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा, ये थीटा हो गया। तो अगर मैं साइन थीटा लगा दूंगा तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, एनआर डिविजिबल बाई पी आर। तो एनआर का वैल्यू क्या आ जाएगा, पी आर साइन थीटा, पी आर साइन थीटा। तो या तो ये तुम थीटा वाले मेथड से कर लो, या फिर एन का कोऑर्डिनेट पता, आर का कोऑर्डिनेट पता, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल लो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल लो, तो वहां से तुम्हारे पास आएगा सेम सा सिनेरियो। जैसे यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ y1 dx बाय dy, ये टेंजेंट में, टेंजेंट में याद रखना, चाहे वो सब टेंजेंट हो या टेंजेंट हो, ये क्या होता है, स्लोप जो यूज होता है वो नॉर्मल वाला होता है, और सब नॉर्मल हो या नॉर्मल हो, स्लोप किसका यूज होगा, टेंजेंट वाला यूज होगा। तो मॉड y1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा हमारे पास लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। उसके बाद आते हैं कि ये तो रहा हमारा पहला पार्ट, फिर आते हैं कि दो ग्राफ के बीच में इंटरसेक्शन के एंगल चाहिए हमें, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, दो ग्राफ है, मान लिया एक ऐसा है और एक ऐसा है, इसमें इंटरसेक्ट किया है, तो हम लोगों के बीच, इसके बीच में एंगल निकालने का मतलब क्या हुआ कि दोनों पे मैं टेंजेंट बारी बारी से ड्रॉ करूंगा, और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वही कहलाएगा कि ये दोनों कर्व के बीच में एंगल है। तो क्या भाई, एंगल बिटवीन टू कर्व इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, टेंजेंट के बीच में एंगल होगा कहाँ पे, तो ड्रॉन एट कॉमन पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट होगा, तो फॉर दैट यू नीड टू नो व्हाट इज द कॉमन पॉइंट और व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हें जानना बहुत जरूरी है कि क्या है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फॉर दैट यू विल हैव टू सॉल्व बोथ द कर्व, दोनों के दोनों कर्व को मान लेते हैं y इक्वल्स टू fx और y इक्वल्स टू gx है, तो फॉर दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। तो p के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, और जैसे ही p पता लग गया तो इस पे डिफरेंशिएशन कर देंगे और इस पे डिफरेंशिएशन कर देंगे, दोनों के टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा m1 और m2, स्लोप मिल गया। अब थीटा अगर एंगल बिटवीन द लाइंस है तो tan थीटा एंगल बिटवीन द लाइंस के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं ना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये होता है हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो tan होता है, यहाँ से एंगल हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद आते हैं कि अगर कर्व जो होगा इंटरसेक्ट करेगा ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है इनडायरेक्टली परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर एंगल 0 डिग्री के बराबर होगा, मतलब टेंजेंट जो होंगे वो सेम हो जाए 0 डिग्री, अच्छा ये हो नहीं सकता कि पैरेलल हो, क्योंकि दोनों ने इंटरसेक्ट किया, मतलब ये हुआ कि एक ऐसा हुआ ग्राफ और दूसरा जो है कुछ इस तरह से, मैं मान लेता हूँ ये एक ऐसा गया और दूसरा जो है वो कुछ ऐसा आ गया, तो जरा देखना दोनों का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट क्या हुआ, सेम हो गया। तो जब टेंजेंट सेम हो जाएगा इसका मतलब क्या है, स्लोप दोनों का सेम होगा। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है अगर स्लोप सेम हो गया, इसका मतलब टेंजेंट दोनों पे सेम हो गए, मतलब एंगल जो आएगा वो 0 डिग्री के बराबर आएगा। अब कुछ सवाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू 2x³ - 1। तो सबसे पहले तो मुझे इस पे स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना होगा, तो y डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा 6x²। अब 1,1 दिया हुआ तो y डैश का जो वैल्यू आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एट p, वो कितने के बराबर आएगा 6। ये किसके बराबर आया, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट आया है, तो m जो आया वो 6 के बराबर। अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अच्छा स्लोप अगर टेंजेंट का ये है तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा -1/6, तो सेम सिनेरियो से x माइनस 1 और y माइनस 1, ये हो गया नॉर्मल का स्लोप, सॉरी नॉर्मल का इक्वेशन। तो नॉर्मल और टेंजेंट दोनों का इक्वेशन लिखना बेहद आसान, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल लेंगे, स्लोप निकल गया m, ये टेंजेंट का स्लोप होगा, इसको रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर देंगे, ये नॉर्मल का स्लोप होगा, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन लिख दिया। जैसे
नेक्स्ट आते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। सब टेंजेंट सब नॉर्मल देखेंगे। पहले बोला कि टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन। तो टेंजेंट का इक्वेशन किस पे चाहिए हमें, x1, y1 पे चाहिए। तो x1, y1, वैसे तुम्हें पता है कि t = 0 होता है, ये सर्कल है तो t = 0 से तुम निकालोगे तो x(x1) + y(y1) = a² होता है। चलो ये अगर याद नहीं है तो वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस ग्राफ। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x + 2y(y' = 0। तो y' का वैल्यू आएगा -x/y, x1 y1 रख देंगे तो -x1/y1। अब ये पॉइंट जो है, सॉरी ये जो स्लोप है, पॉइंट और स्लोप के हेल्प से हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं कि जो पॉइंट तुम्हारे पास, जो हमारे पास लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की बात की जाएगी तो dy/dx किसके बराबर आया, dy/dx आया है -x/y। अगर मैं p पे बात करूंगा तो -x1/y1 आया है। अब तुमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे तो पूछा गया है तुमसे कि नॉर्मल सब टेंजेंट क्या होगा। सब टेंजेंट क्या था, बताया था टेंजेंट वाले में क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप यूज होगा। तो mod y1 * dx/dy, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो mod y1 और dx/dy कितने के बराबर, -y1/x1। इसको बाहर कर दिया तो y1² ऊपर में क्यों कर दिया फ्री फ्रॉम मॉड, क्योंकि y1² इज ऑलवेज पॉजिटिव डिविजिबल बाय mod ऑफ x1। ये हुआ सब टेंजेंट। सब नॉर्मल में सेम सिनेरियो, लेकिन dx/dy की जगह पे dy/dx होगा। तो आंसर क्या है, mod ऑफ x1। उसके बाद तीसरा सवाल जो है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सेस। अब क्या बोल रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट। याद रखेंगे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट सा है कि इक्वल इंटरसेप्ट बोलता है। तो इक्वल इंटरसेप्ट देखो 4 तरीके से हो सकता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है जहां पे a, a बनाए। ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है जहां पे ये a और यहाँ पे a बनाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है जहां पे ये a और ये a बनाएगा। मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, a और a, ये a और a बनाएगा। लेकिन अगर मैं स्लोप की बात करूंगा तो ये एंगल जो है, ये स्लोप होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो इसका स्लोप कितना होगा, -1 होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल कितना है, ये 45 है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 135। तो tan 135 क्या होता है, -1। यहाँ पे देखेंगे ये एंगल 45 है, ये एंगल 45। तो या तो स्लोप 1 होगा या तो स्लोप -1 होगा। तो जब भी तुमसे बोलेगा कि भाई आपको बताना है मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सेस, इसका मतलब क्या है कि उसका जो स्लोप है या तो 1 है या तो -1 है। बस इतना सा कंडीशन यूज करना, चाहे ये ट्रिगो में आए या कहीं पे भी आए। तो अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर नॉर्मल टू द कर्व। जो नॉर्मल होगा वो इंटरसेप्ट का, मतलब नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो +-1 होगा। तो भाई रेसिप्रोकल करके निगेटिव करेंगे तो टेंजेंट का भी स्लोप जो होगा, जो y' के बराबर होगा, वो भी +-1 के बराबर होगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2ay' = 3x²। अब y' का वैल्यू क्या रख देंगे, +-1। तो 2ay प्लस के साथ ये बन जाएगा 3x²। तो x y में एक रिलेशन यहाँ से और एक रिलेशन यहाँ से, दोनों को सॉल्व कर देंगे, पॉइंट मिल जाएगा। तो वही काम किया होगा। देखो कि हम लोगों को क्या करना है भाई, कि अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा लेके काम किया हम लोग, x1 y1 लेके या x y में ही सॉल्व करने, बात बराबर है। तो अल्फा बीटा इस टर्म में सेटिस्फाई करेगा तो a β² = α³। यहाँ से क्या आया, बीटा का वैल्यू +-√α³ a, वही सेम चीज है। उसके बाद डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद इसमें जो वैल्यू आए हैं उसका स्लोप या तो 1 या तो -1 होगा। वो फिट कर दिया और अल्फा का वैल्यू निकल गया और बीटा का वैल्यू निकल गया। काम करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर में, तुम अल्फा बीटा ना भी लेकर चलोगे सेम आंसर आएगा। तुम एक्स वाई में ही सॉल्व कर दो। बाकायदा क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इक्वल इंटरसेप्ट के लिए स्लोप का वैल्यू या तो 1 होना चाहिए या तो -1 होना चाहिए। दैट्स इट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ये कर्व जो है टच कर रहा है किसको, इस स्ट्रेट लाइन को, कहाँ पे, a, b पे, n का वैल्यू क्या हो सकता है। कुछ आया क्या? सर एक बार करके बता दीजिए। एक बार करके बता दीजिए। देखो लॉजिक क्या होगा, सोचेंगे कैसे। क्या बोल रहा है, ये ग्राफ का, ये ग्राफ को, ये कर्व को टच कर रहा है ये स्ट्रेट लाइन, तो मैं बोलूंगा कि बेसिकली ये इसका टेंजेंट होगा n के किस वैल्यू के लिए। तो मैं काम करता हूँ इस पे, मैं ना स्लोप निकालता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट a, b पे। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करने के बाद स्लोप निकालूंगा और स्लोप और पॉइंट की हेल्प से टेंजेंट देखूंगा, और टेंजेंट देखूंगा कि n के किस वैल्यू के लिए ये इसके बराबर हो रहा है। तो हमारा लॉजिक वही हुआ, फिर से समझेंगे क्वेश्चन में कि ये ग्राफ जो है इसका, इसको टच कर रहा है ये स्ट्रेट लाइन, मतलब इसका टेंजेंट हुआ ये पर्टिकुलर पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा कि इसको डिफरेंशिएट करूंगा a, b पे, स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, और उससे और इससे कंपेयर करेंगे कि n के किस वैल्यू के लिए ये दोनों के दोनों बराबर हैं, क्योंकि टेंजेंट तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही होगा ना, a, b पे ये भी दे रखा है और जो हम लोग निकालेंगे वो भी होगा। n के किस वैल्यू के लिए ये दोनों आपस में बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वही है कि भाई हम लोगों ने क्या किया, इसको कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/a इंटू जो भी डिफरेंशिएशन किया a, b पे, तो a, b पे जब डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या आया, स्लोप का जो वैल्यू आया वो -b/a आया, स्लोप का जो वैल्यू आया वो -b/a आया। स्लोप जो है वो किसी से n के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब कांस्टेंट आया, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ n है, -b/a स्लोप आया। अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, तो टेंजेंट क्या आया, टेंजेंट का स्लोप जो आया काट पिट के वो आया x/a + y/b = 2। देखना ये तो दिया हुआ था, ये हमारे पास दिया हुआ था, इसका मतलब ये है कि ये हमेशा के लिए इस पे टेंजेंट हो जाएगा, n का वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ n आ रहा है, मतलब n के हर एक वैल्यू के लिए ये क्या होगा, टेंजेंट होगा, n के हर एक वैल्यू के लिए। जरा देखना n का वैल्यू तुम कुछ भी रखो, स्लोप इसका कांस्टेंट आ रहा है, तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए हुए थे वो चारों के चारों सही हो जाएंगे, 3 भी पॉसिबल है, 4 भी, 5 भी और 6 भी, ये सब के सब सही हो जाएंगे। तो ये क्या था, n के हर एक वैल्यू के लिए उस पर टच कर रहा था। उसी तरह से हम लोगों ने नेक्स्ट सवाल देखा यहाँ पे कि भाई एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड सवाल है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y = x² एंड y = 4 - x²। तो इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जानने के लिए फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू कर्व। तो इन दोनों को इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, y को इक्वेट कर देते हैं, तो x² का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 - x², तो 2x² = 4, तो x का वैल्यू √2 और -√2। अब बोलो सर दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा, तो मैं बोलूंगा दो जगह पे इसलिए इंटरसेक्ट कर रहा क्योंकि यहाँ पे करे ये यहाँ पे, एंगल तुम यहाँ पे निकालो ये थीटा, और एंगल यहाँ पे निकालो ये थीटा, दोनों मतलब बराबर ही है। जब दोनों बराबर ही है तो मैं पॉजिटिव वाले पे निकाल देता हूँ, x का वैल्यू √2 अगर मैं लूंगा तो y का वैल्यू जरा देखो क्या होगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, तो √2, 2 पे मैं निकालूंगा, √2, 2 पे मैं आंसर निकालने वाला हूँ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैंने क्या निकाला, x का वैल्यू +- √2, y का वैल्यू क्या आया
2। तो मैं किसी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया है मैं स्लोप निकालूंगा, तो ये अलग अलग करके नहीं बल्कि एक ही तरीके से किया गया। मैं एक √2, 2 पे निकाल दूं, काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ जो होगा एक y + x² ये हुआ और y = 4 - x² ये हुआ, तो दोनों का इंटरसेक्शन देखना। ये y के करस्पॉन्डिंग क्या है, y के हेल्प से देखा जाए तो इसके अबाउट सिमेट्रिक है, y के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे एंगल निकालोगे तो ये भी थीटा और यहाँ पे एंगल निकालोगे तो भी थीटा। तो मैंने m1 निकाला, m2 निकाला, दोनों को डिफरेंशिएट किया अलग अलग और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों का स्लोप निकाला और tan थीटा फिट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। ये रहा ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो इसी तरह से अगला भी कुछ कुछ सवाल था, ये तो असाइनमेंट है रेगुलर लेक्चर वाला। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे सेक्शन की दूसरे सेक्शन से पहले एक ये सवाल कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 करना भी, क्वेश्चन नंबर 3 करना। Tangent at 2,8 on the curve y = x³ meets the curve again at q। हमें q का वैल्यू चाहिए। y = x³ का ग्राफ तुम्हें पता है, y = x³ का ग्राफ ऐसा होता है। मान लेते 2,8 जो है वो यहाँ पे है, इस पे जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया ना तो इसने जाके q पे फिर से कट किया ग्राफ को, तो ये q का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें जानना है। नंबर 3 क्या करेंगे, इस पे टेंजेंट लिखेंगे और उस लाइन और इस कर्व को सॉल्व कर देंगे तो q मिल जाएगा, दैट्स इट। -2 -8 क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते भाई। नंबर 4 इधर तो सॉल्यूशन है नहीं, कहीं और होना चाहिए, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ ये रहा, y = x³ का 2,8 पे, तो 2,8 पे अगर मैं निकालूंगा तो dy/dx सबसे पहले कुछ इस तरह से होगा सिनेरियो जो मैंने दिखाया। dy/dx अगर निकालूंगा तो 3x² के बराबर है, 3x² के बराबर, तो 12 के बराबर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने लिखा और इसे टेंजेंट को और इस ग्राफ को दोनों को कर देते हैं सॉल्व। तो दोनों को सॉल्व किया तो x के 2 वैल्यू आए, एक तो आया 2 जो कि हमारे पास हो चुका है, तो दूसरा आया -4, तो -4, तो y का उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आ गया -64, तो q का वैल्यू ये आया -4 -64, यही आया क्या देखना। चलो बढ़िया। उसके बाद आते हैं हम लोग कि ये जो सिनेरियो होता है ना इसका याद रखेंगे कि जो सर्कल होता है x² + y² = a², वो जो सर्कल होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, x² + y, इसका सेंटर क्या होता है 0,0। तो ये ग्रीन वाला जो है, ये ग्रीन वाला क्या हुआ, सर्कल हो गया। उसके बाद आते हैं कि इस पे अगर मैंने पावर घटाना शुरू कर दिया और इस पे पावर घटा करके 2 से 1 में पहुंच गए, तो ये कर्व से जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्व से जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बना देगा एक स्क्वायर, मतलब चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो mod x + mod y = mod a का वैल्यू मैंने पॉजिटिव लिया, तो mod a का जो वैल्यू होगा वो a के बराबर है। तो ये चीज क्या हुआ, इसका ग्राफ
जो है कर्व से स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट हो गया जब इसका पावर 2 से 1 की तरफ घटा। उसके बाद फर्दर अगर मैं घटाऊंगा तो ये रेड वाला जो है ये हो जाएगा, अगर इसमें पावर घटा करके मैंने रूट कर दिया, मॉड एक्स पे पावर कितना है, हाफ है रूट का मतलब, और मॉड वाई पे पावर कितना है, हाफ, इज इक्वल्स टू ए पे पावर हाफ। तो अगर मैं अब 1 से भी घटा दूंगा तो अब इसका जो इंक्लिनेशन होगा वो दूसरी तरफ घट जाएगा, मतलब ऑरिजिन से क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे इस पे पावर मैं घटा दे जाऊंगा, मॉड एक्स पे पावर अगर मैंने 1/3 मॉड एक्स पे पावर 1 मॉड वाई पे पावर 1/3 इज इक्वल्स टू ए पे पावर 1/3 लिया, तो भी ये क्या होगा, और क्लोज होते जाएगा ऑरिजिन के। इन सब में कॉमन ये है कि ये क्या होगा, ये ऑरिजिन के क्लोज होते जाएगा, और ये चारों पॉइंट पे सब के सब कॉमन होंगे, चाहे वो सर्कल वाला पार्ट हो या लाइन वाला हो या बाकी कोई सा भी कर्व हो, ये चारों के चारों पॉइंट से पास करेंगे। और वो चारों के चारों पॉइंट कौन से हैं, ये a,0 0,-a,-0 एंड 0,-a। तो ये सर्कल के बेसिस पे ये सारा का सारा बनता है। अब इससे रिलेटेड जैसे सवाल ऐसा आता है कि prove that sum of the intercept of the tangent at any point on the curve root x plus root y is equals to root a। देखना मॉड नहीं लगा हुआ, तो x must be greater equal 0, y must be greater equal 0। तो उसी का एक पार्ट है ग्राफ का, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला होगा। देखना पावर हाफ है, मतलब कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, यहाँ पे a,0 और ये 0,a पे इंटरसेप्ट करेगा। अब बोल रहा कि इस पे किसी भी पॉइंट पे मैंने जब हेलो अभी जी आवाज आ सर। रही है मेरी? हाँ पता नहीं जी थोड़ा सर आ सा रही। नेट रीस्टार्ट हो गया, पता नहीं वाईफाई रीस्टार्ट हो गया। कहाँ गए भाई होस्ट बनाए, वो तो गायब हो गए। तो होस्ट कौन है, होस्ट तो स्टार्ट किया जाए। तो हम लोगों से पूछा क्या है कि इसका जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, जो टेंजेंट ने इंटरसेक्ट किया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उन दोनों का जो सम होगा वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो भाई मैंने इसको डिफरेंशिएट किया और पता किया इसका क्या होगा इक्वेशन। इक्वेशन निकालने के बाद मैंने x1 y1 लिया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने लिखा और a पॉइंट के लिए y फिट कर दिया इसमें, तो एक का कोऑर्डिनेट निकल गया जो कि OA के बराबर है। b के लिए मैंने x का वैल्यू 0 कर दिया, यहाँ से मिल गया हमारे पास y1, तो y हमारे पास मिल गया जो कि OB के बराबर है।
तो x भी मिल गया और y भी मिल गया, हमें OA प्लस OB ही तो निकालना, तो OA प्लस OB मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का सम मतलब x1 प्लस y1, x1 प्लस y1, और ये जरा देखना क्या हुआ, ये मिल गया हमारे पास कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 रूट x1 y1, क्योंकि y डैश का जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ y1 डिविजन बाय रूट x1, इसको जब फिट किया तो आंसर आ गया x1 प्लस y1 प्लस 2 रूट x1 y1, ये बेसिकली किसके बराबर है, रूट x1 प्लस रूट y1 का होल स्क्वायर, और रूट x1 प्लस रूट y1 किस में सेटिस्फाई करेगा, इसमें सेटिस्फाई कर सकता है, तो रूट x1 प्लस रूट y1 किसके बराबर होगा, रूट a के बराबर, तो रूट a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a के बराबर, तो ये एक कांस्टेंट आया। दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि हाइपरबोला में भी चैप्टर में पढ़ते हैं, कि हाइपरबोला के केस में ना x y इज इक्वल टू c स्क्वायर, ये हाइपरबोला होता है, तो हाइपरबोला वाला जो सिनेरियो होता है ना कुछ इस तरह से, इस पे अगर तुमने किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया ना, तो इन दोनों के जो लेंथ सम ऑफ द टेंजेंट सम ऑफ द इंटरसेप्ट जो होते हैं वो कांस्टेंट के बराबर होते हैं। यही चीज इस तरीके के ग्राफ में भी कि रूट x प्लस रूट y में भी वैलिडेट करता है, इज इक्वल टू रूट a, अगर मैंने किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसने x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनाया है वो इंटरसेप्ट का जो सम होगा वो इसके स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब एक कांस्टेंट होता है। तो नेक्स्ट आते हैं, तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट आता है कि dy बाय dx को हम लोग एज अ रेट मेजरर माने तो कैसे चलेगा। तो रेट मेजरर का मतलब, रेट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम। तो मान लेते हैं कि u जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, u है हमारा क्या, फंक्शन ऑफ टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t अगर मैं बात करूंगा तो दो तरीके से चेंज हो सकता है, एक हो सकता है एवरेज चेंज जो कि होगा ओवरऑल एक इंटरवल में, तो डेल u बाय डेल t। अच्छा u क्या है, u कुछ भी हमारे पास एक क्वांटिटी हो सकता है। u को अगर मैंने डिस्टेंस लिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलो, तो अगर तुमने u को लिया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये क्या आता है, ये आता है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन x डिविजन बाय चेंज इन t। और उसी का दूसरा पार्ट होता है जब इंस्टेंटेनियस चेंज की रिक्वायरमेंट हो तुम्हें, तो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जब बहुत ही छोटा चेंज की वजह से देखेंगे तो यही तो होता है du बाय dt। अब u को तुमने अगर x मान लिया तो dx बाय dt ही तो कहलाता है ये वेलोसिटी के बराबर इंस्टेंटेनियस चेंज। तो ये कहलाता है हमारा एवरेज वेलोसिटी और ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हमारे पास कोई कर्वी नेचर का हो तो ये ज्यादा प्रेफरेबल होता है इंस्टेंटेनियस चेंज। एवरेज चेंज हम लोग अप टू 10 तक पढ़ते थे, लेकिन ये कभी कभी ये भी जरूरत पड़ जाता है 11-12 में। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर फंक्शन को u जो होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज मिला विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, या फिर रेट ऑफ चेंज का फर्दर रेट ऑफ चेंज मिलेगा। जैसे अगर तुम्हें याद होगा तो dx बाय dt को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, लेकिन dv बाय dt को हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। और v की जगह पे अगर मैंने ये रख दिया तो जरा देखना d बाय dt ऑफ dx बाय dt, तो ये कहलाएगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो d2x बाय dt स्क्वायर ये डबल डेरिवेटिव कहलाता है। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, अगर फिजिक्स में याद होगा तो यही तो था कि एक्सेलरेशन जो होता था माइनस ऑफ x के प्रोपोर्शनल होता था, जहां से हमारे पास क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनता था d2x बाय dt स्क्वायर प्लस k टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू 0। यहां से a sin ओमेगा t प्लस kx वगैरह वगैरह जो भी निकालते थे ये यहीं से आता था कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t स्क्वायर। उसी चीज को हम लोग मैथमेटिकल वे में पढ़ेंगे कि मान लेते हैं अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट उसको वेलोसिटी बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा डबल डेरिवेटिव तो है ही, इसके अलावा मान लेते हैं वेलोसिटी जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ना दे करके एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे दे। वेलोसिटी जो है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे दे, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट सा सिनेरियो होता है कि a का वैल्यू जो लिखेंगे dv बाय dt, a का वैल्यू हमारे पास dv बाय dt है। dv बाय dt को मैं क्या कर रहा हूँ, t को रहने देता हूँ, dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो dv बाय dx जरा देखो ये f डैश x के बराबर हो जाएगा, और dx बाय dt जो है वो b के बराबर जो कि ऑलरेडी दिया हुआ था, a जो आएगा f डैश x इनटू fx के बराबर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, f डैश x इनटू fx के बराबर होगा। और f डैश x का मतलब क्या हुआ, इसी का डेरिवेटिव ये तब होगा जब वेलोसिटी किस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, वेलोसिटी दिया होगा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना कि इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब आते हैं कि रेट से रिलेटेड सवाल कैसे होंगे। जैसे मान लीजिए रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक सर्कल है, इसका रेडियस बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो एरिया भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो एरिया किस रेट से बढ़ेगा, जब r का वैल्यू 20 सेंटीमीटर हो जाए, वो पूछा है। तो हमें dr बाय dt दिया हुआ है और पूछा क्या है da बाय dt का वैल्यू, तो a होता है हमारे पास पाई r स्क्वायर,
ए होता है पाई आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो पाई तो हमारा कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी देखो 2 के बराबर है, आर का वैल्यू 20 है, तो डी ए बाई डी टी बड़े ही आराम से 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ गया। ये फर्स्ट सवाल था जिसमें क्या दिया था, एक रेडियस था, ये इंक्रीज कर रहा है इसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है किस रफ्तार से, तो 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है रेडियस के इंक्रीमेंट के बेसिस पे एरिया किस रफ्तार से बढ़ेगा, तो एरिया बढ़ेगा 80 पाई। अच्छा इसमें डायमेंशन का ध्यान में रखना, यूनिट वाला देख लेना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगा। अगर कहीं पे दे देता कि जब इसका वैल्यू 0.2 मीटर होता तो हम लोग कितना लेते, 0.2 मीटर में भी वैसे ही लेते। तो मीटर सबको एक डायमेंशन में, एक यूनिट में करना बेहद जरूरी है। कहीं पे ऐसा ना हो कि मिलीमीटर में दिया हो रहा है, कहीं पे सेंटीमीटर में दिया हो रहा है और दोनों को एक कंसीडर कर दिया, आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। इसमें मैथ में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन फिजिक्स के बेसिस पे जब करोगे तो वहां पे यूनिट चेंज करना जरूरी है। दूसरा सवाल कि एक एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेस एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब इस बार क्या दे रखा है कि इसका एरिया भाग रहा है किस स्पीड से, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से। तो बोला फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड स्क्वायर। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंदर की तरफ स्क्वायर है। सर्कमस्क्राइब्ड बोलता तो सर्कल के बाहर की तरफ स्क्वायर होता, सर्कल के बाहर की तरफ। तो इनसाइड बोल रहा है, तो सेकंड नंबर सवाल में क्या है कि ये रहा हमारे पास सर्कल और अंदर की तरफ इसमें क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब ये चीज जो है इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, इसका जो डायगोनल होगा इसके डायमीटर के बराबर होगा। तो a√2 होता, अगर a में मान लो, a में मान लेता हूँ साइड लेंथ, तो a√2 हो गया हमारे पास किसके बराबर, 2r डायमीटर के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास a और r में रिलेशन आ गया, कंडीशन नंबर 1। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट करने के बाद dA बाई dt और dr बाई dt में रिलेशन आ गया। dA बाई dt मतलब इसका जो साइड लेंथ किस स्पीड से बढ़ेगा उसे हमें जानना है। अब दिया हुआ क्या, a एरिया का इंक्रीमेंट दिया हुआ किसका, सर्कल का, तो a का वैल्यू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, dr बाई dt निकाल लिया। dr बाई dt कितने के बराबर आया, 1 बाई r इंटू पाई के बराबर, 1 बाई r इंटू पाई के बराबर। अब आते हैं a डैश की बात की जाए तो a डैश का मतलब क्या है, एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्वायर, ये किस रफ्तार से भागेगा। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 2a इंटू डी ए बाई डी टी। अब dA बाई dt और dr बाई dt में यहाँ पे रिलेशन आ चुका है, यहाँ काट पीट बचाया, आंसर आया 4 बाई पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मतलब तुम्हें करना क्या है, किसी एक का रेट दे करके दूसरे रेट के बारे में पूछेगा। अब रेडियस दे करके पेरीमीटर पूछ सकता है, पेरीमीटर दे करके एरिया पूछ सकता है, और एरिया दे करके तुमसे अंदर की तरफ स्क्वायर जो बन रहा है उसका पूछ सकता है, अंदर की तरफ जो स्क्वायर है उसके साइड लेंथ का मूवमेंट पूछ सकता है। तो कुछ भी इनमें आपस में पूछ सकता है। जैसे तीसरा देखिए कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, अच्छा कभी कभी सीसी पर सेकंड लिखा हुआ रहता है, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये मतलब होता है सेंटीमीटर का होल क्यूब डिविजन बाय पर सेकंड। तो क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 7 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। तो एक क्यूब का जो वॉल्यूम है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब के बराबर होता है अगर ए उसका साइड लेंथ है। बोल रहा हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ एन एज जब ए का वैल्यू 4 होगा तो किस रफ्तार से उसका सरफेस एरिया भागेगा। हमें पता सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 6 स्क्वायर के बराबर होता है, और एरिया किसके बराबर होता है, ए क्यूब के बराबर। तो एरिया का जो सॉरी एरिया बोल रहा हूँ, वॉल्यूम जो है वो ए क्यूब के बराबर। तो वॉल्यूम बेसिकली 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ। तो डीवी बाई डी के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, डीवी बाई जाएगा हमारे पास dA बाई टी कैलकुलेट बाई dt कैलकुलेट कर लेंगे। सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 6 स्क्वायर के बराबर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, s डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12a dA बाई dt। dA बाई dt यहां से उठा करके यहां पे फिट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, यहां पे 7 जो है आंसर के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज द अनदर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से और भी कुछ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 करना जरा, क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ मूविंग पार्टिकल फॉलोज s स्क्वायर, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम में दिया हुआ रिलेशन एबीसी क्या है, कांस्टेंट। तो बोल रहा है एक्सेलरेशन किस तरह से वेरी करेगा, s पे पावर -2 s पे पावर। अच्छा एक्सेलरेशन का ऑप्शन मैंने इसलिए दे दिया जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि एक्सेलरेशन हमें इन टर्म्स ऑफ t निकालना है, s निकालना है, v निकालना है, नहीं हमें इन टर्म्स ऑफ s निकालना। सब जगह पे ऑप्शन s के फॉर्म में।
हो जाए तो बताना, थोड़ा स्पीड में करेंगे, 3-4 लाइन का, ज्यादा 3-4। हाँ, हमें डिस्प्लेसमेंट से कहाँ पे जाना है, वेलोसिटी में, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, थोड़ा सा करना पड़ेगा कैलकुलेशन। सर मेरा आ रहा है -1/4 थोड़ा तो गड़बड़ है तुम्हारा नबील, कुछ आया? चलो देखते हैं, एस स्क्वायर दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला 2s ds बाई डी टी, 2s ds बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2at प्लस 2b, तो 2 कॉमन लिया, यहाँ से उड़ा दिया तो sb, अच्छा ds बाई डी टी को ही तो v बोलेंगे, ds बाई डी टी हमारा v हो जाएगा, तो sb इज इक्वल्स टू at प्लस b। यहाँ से अगर मैं इसको फिर से देखेंगे तो ये s b और t तीनों में रिलेशन है, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो ये प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर से, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन से होगा, तो s को रखा v का डिफरेंशिएशन dv बाई dt, प्लस v को रखा तो s का डिफरेंशिएशन ds बाई dt। राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ a के बराबर होगा, राइट हैंड साइड में a के बराबर, ये ds बाई dt फिर से ये वेलोसिटी बन गया, वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी स्क्वायर बन गया v स्क्वायर के बराबर, और ये s और ये dv बाई dt की ही तो हमें जानकारी चाहिए, और ये a के बराबर है। अच्छा, यहाँ से s dv बाई dt का वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन गया, a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर। हमें जो dv बाई dt निकालना वो किसके फॉर्म में, s में निकालना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, v को यहाँ इन टर्म्स ऑफ s और t में लिख दे रहा हूँ, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, at प्लस b डिविजिबल बाई s, यहाँ पे मैंने फिट कर दिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद कुछ कैलकुलेशन हुए, ये चीज क्या हो जाएगा, at स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abt, और नीचे की तरफ s स्क्वायर हो गया, एलसीएम लेंगे तो as स्क्वायर माइनस a स्क्वायर t स्क्वायर एंड सो ऑन जो भी है। अच्छा, एस स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, एस स्क्वायर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी पता है, मैंने वो रखा, तो ये बड़े ही आराम से नीचे की तरफ एस स्क्वायर तो था ही, ये at स्क्वायर प्लस 2bt दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, क्योंकि a मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर t स्क्वायर इसको उड़ा देगा, a इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2abt कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा a मल्टीप्लाइड विद c, ac, और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, और नीचे की तरफ एस स्क्वायर। दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट, ए बी सी पहले ही स्टेप में बोला गया है कि ये एक कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट है तो हम लोग इसमें ज्यादा कुछ लगाएंगे नहीं सिनेरियो, कि ये रहा हमारे पास s से डिवीजन कर देंगे तो पावर में नीचे कितना आ जाएगा 3, मतलब बोल सकते हैं कि dv बाई dt जो एक्सेलरेशन है वो -3 पार्ट में वेरी कर रहा। तो ये रहा हमारा सॉल्व करने का तरीका, समझ में आया, ये देख लो। सबसे पहले मैंने एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी में गए, वेलोसिटी के बाद फिर से डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट जब किया तो वो dv बाई dt v और s दोनों में आ रहा था, हमें किस में करना था, हमें करना था सिर्फ और सिर्फ s में, तो v को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, v को कहां से सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो मिला वो t के फॉर्म में मिल रहा था, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे s स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया इन टर्म्स ऑफ t, जिससे कैंसिलेशन होने के बाद जो dv बाई dt बचा वो सिर्फ और सिर्फ s के फॉर्म में बच गया, वो कि s की पावर -3/2 में बचा। तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट आते हैं, इसी में कुछ सवाल है, फिर आते हैं एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, तो दो चीजें हैं, समझ लेते हैं कि अगर मैंने एक बहुत बड़ा इंटरवल लिया, जैसे मैंने ये शो करने के लिए दिखाया है, ये डेल्टा एक्स का वैल्यू थोड़ा ज्यादा सा दिखा दिया जिससे हमें समझ में आए एरर का मतलब क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स बहुत छोटा लेता तो ये समझ में नहीं आता। मान लेते पी पे हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, तो जब टेंजेंट ड्रॉ किया है तो इससे
y = f(x) कोई फंक्शन है, देयर इज एन एरर डेल्टा x, डेल्टा x का मतलब x में जो एरर होगा, x में चेंज होगा, वो क्या है डेल्टा x, तो करस्पॉन्डिंग एरर y में कितना होगा, डेल्टा y होगा। डेल्टा y कौन सा होगा, देखो कायदे से ये होना चाहिए, कायदे से हमारे पास ये होना चाहिए, लेकिन जब हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं, जब हम लोग डेरिवेटिव लगाते हैं, तो इसका टेंजेंट के लिए ये डेल्टा x हुआ, तो RS ये वाला पार्ट है डेल्टा y, तो ये जो छोटा सा QS है ना, ये आ जाता है एरर, ये बन जाएगा एरर। फिर से समझेंगे, हमारे पास एक्चुअल में इनिशियल y कितना था, ये हाइट के बराबर था, अब x में जो चेंज हुआ है वो डेल्टा x हुआ है, तो y में जो चेंज होना चाहिए डेल्टा y कौन सा होना चाहिए, q से लेके r तक एक्चुअल चेंज ये हुआ। लेकिन अगर मैं इसको d के फॉर्म में देखूंगा कि भाई चलो ये टेंस टू 0 है, तो d के फॉर्म में अगर मैं देखूंगा तो इस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और इस वर्टिकल लाइन पे जहां पे कट किया है, ये वाला पार्ट जो होगा वो हो जाएगा dy के बराबर। अब dy क्या होता है, वो बहुत ही स्मॉल चेंज, मतलब अप्रोक्सीमेट चेंज, तो एक्चुअल में डेल्टा y तो ज्यादा था, dy और डेल्टा y में जो डिफरेंस है वही तो है एरर। तो एरर कौन सा आया, ये जो q और s के बीच में डिस्टेंस है ना, वो तुम्हारा एरर है। तो अगर मैं डेल्टा y की बात करता, एक्चुअल जो है ये है हमारा एक्चुअल चेंज, if there is not mentioned, there is not any word mentioned like approximate value और वगैरह वगैरह, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के फाइनल वैल्यू में फंक्शन के इनिशियल वैल्यू को डिफरेंस करना होगा। ये रहा चेंज इन y, ये हमारे पास चेंज इन y है, तो ये चेंज इन y अगर दे दिया तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही तुमने बोला कि चलो भाई डेल्टा y जो है अप्रोक्सीमेटली dy के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली dy के बराबर है, तो उस केस में अगर मैंने डेल्टा x से डिवाइड किया तो डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा, और ये कुछ और नहीं बल्कि f डैश x बनेगा, और डेल्टा x बोलो या dx बोलो बात बराबर है। तो यहाँ से जो dy आया है वो dy किसके बराबर आ जाएगा, वो बनेगा f डैश x इंटू डेल्टा x। ये किसके बराबर है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना रहे अप्रोक्सीमेट वर्ड, हम लोग उससे उस पे काम नहीं करेंगे। ये जो dy लिखा गया है, दिस इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, ये हम लोग लिख देते हैं dy क्या है, अप्रोक्सीमेट चेंज। ये हमारे पास जो dy है ये अप्रोक्सीमेट चेंज है, और वो जो ऊपर की तरफ लिखा गया है वो क्या है, वो एक्चुअल है, ये अप्रोक्सीमेट है। जब क्वेश्चन में मेंशन रहेगा ना कि अप्रोक्सीमेट चेंज बताइए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए, तब हम लोग इस पे जाएंगे डी वाले पे। लेकिन अगर तुम्हें ये पूछेगा कि एग्जैक्ट क्या है वैल्यू, एक्स में इतना चेंज हुआ तो वाई में बताइए कितना चेंज होगा, तो वाई में जो चेंज होगा वो इतने के बराबर होगा, एग्जैक्ट है ये अप्रोक्सीमेट नहीं बल्कि एग्जैक्ट चेंज है, या एक्चुअल चेंज मैं बोल सकता हूँ। एग्जैक्ट से बेहतर वर्ड है कि इसे मैं एक्चुअल चेंज लिखूं, कि अगर तुमसे पूछेगा कि चेंज इन y कितना आया, तो एक्चुअल चेंज आया हमारे पास कितना, y के करस्पॉन्डिंग, मतलब x प्लस डेल्टा x के करस्पॉन्डिंग y निकालो और x के करस्पॉन्डिंग y निकालो, वो जो वैल्यू आया वो एग्जैक्ट चेंज है, मतलब एक्चुअल चेंज है। और जो dy जब तुमने उसे थोड़ा सा मैनिपुलेट किया तो dy का वैल्यू क्या आ जाएगा, f डैश x इनटू डेल्टा x। जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहा रेडियस ऑफ स्फीयर श्रिंक्स फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 9.8 सेंटीमीटर, मतलब श्रिंक करने का मतलब कि डेल्टा आर जो होगा वो क्या होगा, -0.2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इनिशियल आर ये है, याद रहे इनिशियल आर को आर बोलते हैं, और आर प्लस डेल्टा आर जो होगा वो फाइनल होगा। तो आर का वैल्यू कितना है, 10 है, आर का वैल्यू कितना है, 10 है, और ये चीज कितने के बराबर है, आर प्लस डेल्टा आर 9.8 के बराबर, तो डेल्टा आर कितना आ गया, -0.2। वेलोसिटी वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम किसके बराबर, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। तो जब वॉल्यूम के बेसिस पे अगर मैं देखूंगा तो अप्रोक्सीमेट, देखो वर्ड यूज किया गया है प्रॉपर्ली, अप्रोक्सीमेट चेंज बताइए, तो अप्रोक्सीमेट जब वर्ड यूज कर दिया है तब तुम्हें बेझिझक क्या करना है, डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज करना है। तो अप्रोक्सीमेटली जब यूज किया तो हम लोग क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे। f डैश x का मतलब, इसमें अगर मैंने वॉल्यूम देखा है तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या आएगा, fr, तो dy का मतलब क्या होगा, dy का मतलब dv, dv मतलब क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ r इंटू dr, ये हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं देखूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, dr मतलब डेल्टा r। तो ये रहा हमारे पास अप्रोक्सीमेट चेंज। ये देख लो जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, f ऑफ r के बराबर, फंक्शन ऑफ रेडियस हो सकता है, फंक्शन ऑफ हाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें उसी बेसिस पे काम करना है। तो फंक्शन ऑफ यहाँ पे क्या दिया हुआ, r रेडियस दिया हुआ, तो
फंक्शन ऑफ रेडियस में हम लोगों ने क्या किया कि एफ डैश किया और डेल्टा से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा आर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और इसका फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव क्या, इसका एफ आर का डेरिवेटिव क्या आया, एफ डैश ऑफ आर 4 पाई आर स्क्वायर। तुम्हें आर भी पता है 10 के बराबर, डेल्टा आर भी पता है -0.2 के बराबर, तो ये डी वाई जो आया अप्रोक्सीमेट डिक्रीज इन वॉल्यूम वो किसके बराबर आया, 80 पाई सीसी के बराबर, 80 पाई सीसी के बराबर, निगेटिव में आया। इसका मतलब ये श्रिंकिंग कितना हो रहा है, तो श्रिंकिंग हो रहा है हमारे पास 80 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, 80 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा ओवरऑल सिनेरियो। उसके बाद जैसे एक एग्जांपल ये लेते हैं कि एक सर्कुलर मेटल प्लेट है जो कि एक्सपैंड कर रहा है, सर्कुलर मेटल प्लेट है जो कि एक्सपैंड कर रहा है, किस हिसाब से, अंडर हीटिंग अगर करेंगे तो एक्सपेंशन होता है, पता होगा थर्मोमेट्री में पढ़ा होगा लीनियर एक्सपेंशन, ये L = L0 1 + अल्फा डेल्टा टी, इस बेसिस पे वो भागता है। तो इसमें हमें नहीं जानना, हमें जानना है कि भाई जो हीटिंग हो रहा है तो इसका रेडियस इंक्रीज कर गया कितना परसेंट, k%। अच्छा k बहुत छोटा होता है, ऐसा होता नहीं है कि 5 सेंटीमीटर का था 20 सेंटीमीटर हो गया, नहीं, 5.1 5.2, तो मान लेते हैं 1% चेंज हो गया, 1% हीट करने से वो क्या हो गया, एक्सपैंड कर गया। तो बोल रहा फाइंड अप्रोक्सीमेट, फिर से ये वर्ड यूज किया है, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज। अप्रोक्सीमेट इंक्रीज का मतलब डेरिवेटिव से काम हो जाएगा, इंक्रीज इन द प्लेट, in the area of plate if radius of plate before heating is 10 सेंटीमीटर, मतलब r का वैल्यू 10 दिया हुआ है। अच्छा k% इसका कितना हो जाएगा, 10k बाई, बेसिकली कितना हो जाएगा, 10k बाई 100 हो जाएगा k%, मतलब k बाई 10, जो 10 था उसका अगर मैं k% निकालूंगा तो k बाई 10 आएगा, k बाई 100 इंटू 10 तो k बाई 10 आ गया। तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आएगा, जो अगर मैं r प्लस डेल्टा r की वैल्यू देखूंगा तो r इनिशियली 10 था और डेल्टा r का मतलब क्या हुआ कि ये k% है, किसका, 10 का, तो k बाई 100 इंटू 10, तो ये आ गया 10 + 0.1 इंटू k, तो ये है फाइनल वैल्यू ऑफ r। डेल्टा आर कितना आएगा, डेल्टा आर तो यही है ना 0.1 के, डेल्टा आर 0.1 के। एफ आर क्या है, जो एरिया हीट जो हमसे पूछा है एरिया के बारे में, वही फंक्शन है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो डी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी वाई मतलब अप्रोक्सीमेट जो चेंज होगा वो एफ डैश आर इंटू डेल्टा आर, एफ डैश आर का मतलब 2 पाई आर इंटू 0.1 के हो जाएगा। आर का वैल्यू हमें पता है, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 10 है, तो 10 रखेंगे तो 0.1 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 2 पाई के। मतलब अगर 1% चेंज हुआ ना रेडियस में तो एरिया में कितना चेंज होगा, एरिया में चेंज होगा 2 पाई k%, ये 2 पाई k% चेंज होगा, 2 पाई k% जो होगा वो एरिया में चेंज होगा। तो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो, ये जो आया है वो हमारे पास एरिया में चेंज आया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, एक सवाल तुम लोग करो, क्वेश्चन नंबर 4 करना, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये सब जो है ये सब बोर्ड वाला है, 5 6 7 जो है ना ये बोर्ड में आता था, इसलिए पढ़ा देते हैं, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इफ देयर इज एन एरर, इस बार एरर दिया हुआ, चेंज नहीं है, एरर ऑफ 0.1% इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। हम लोगों ने जब मापा तो एरर कितना आ गया, 0.1% आया। बोला अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के टाइम में कितना एरर आएगा, वो अप्रोक्सीमेट वर्ड फिर से यूज किया है। अप्रोक्सीमेट मतलब डेरिवेटिव से तुम्हें काम चल जाएगा। इसमें एक आध सवाल ऐसा दिया हुआ होगा जब तुम्हें अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज नहीं किया है तो उस केस में तुम्हें एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। कुछ आया क्या शिवा?
क्या है बताओ? देख लो, x जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर मान लेते हैं, तो डेल्टा x क्या बोला है, इसका 0.1%, जो डेल्टा x होगा वो क्या है 0.1%। अच्छा, इसको अगर मैं परसेंटेज से एग्जैक्ट वैल्यू में निकालना चाहूंगा तो 0.1/100 कर देंगे इंटू x, तो कितना आ जाएगा 0.001 टाइम्स ऑफ x, तो डेल्टा x ये रहा। अब जो हमारे पास y है, y क्या आ जाएगा 4/3, वॉल्यूम में पूछा है, वही है fx के बराबर 4/3 पाई x क्यूब, तो dy क्या होगा f डैश x इंटू डेल्टा x, तो f डैश x कितना आ गया 4 पाई x स्क्वायर, और d डेल्टा x का मतलब ये रहा, तो 4 पाई x स्क्वायर और डेल्टा x का वैल्यू मैंने रखा कितना 0.001, और ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा y किसके बराबर आया। अब हम लोग आते हैं कि जब तुमसे पूछा है वो परसेंटेज चेंज पूछा है, तो जरा देखो जो चेंज आता है वो क्या आता है, परसेंटेज चेंज की बात की जाए तो वो आता है कि हमारे पास जो चेंज आया है डिविजिबल बाय इनिशियल इनटू 100, यही आता परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का मतलब यही हुआ, तो हम लोगों के पास जो चेंज आया, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आया, वही चेंज है, स्मॉलेस्ट चेंज, अप्रोक्सीमेट चेंज जो आया वो इतने के बराबर आया 4 पाई x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। मैं इसे क्या करूंगा, ये जो है ये dv के बराबर है, अगर मैं परसेंटेज वॉल्यूम में चेंज बताऊंगा तो dv बाई v इंटू 100 आ जाएगा, ये आएगा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो मैं इसको सेट कर रहा हूँ, तो इसे मैं लिखूंगा 4 यहाँ से डेल्टा एक्स का वैल्यू जब मैंने लिखा तो 4/3 पाई एक्स क्यूब हो गया इंटू 0.01 इंटू 3 आ गया, इंटू 0.01 इंटू 3। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वॉल्यूम हो गया और ये बन जाएगा 0.3/100, 0.3/100। तो परसेंटेज जो होगा वो क्या होगा, dv मतलब dv अपॉन v इंटू 100 कर देंगे तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.3%। मतलब अगर तुमने 0.1% रेडियस में चेंज किया तो 0.3% इसमें आएगा वॉल्यूम में चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्टर होते हैं, ऐसा ना वहां पे भी आता, फिजिक्स में भी आता है जो एरर अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कहाँ पे आता पता, पोटेंशियोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड कि उसमें जॉकी को इधर उधर करते हैं तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस का फर्क आता है, तो वो चीज जो है फिजिक्स में भी आता सेम चीज ये, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसमें देखेंगे, अपना जो मैथमेटिकल पार्ट है, मेंसुरेशन वाला पार्ट हुआ, या फिर हमारा जो भी है इसमें वॉल्यूम से रिलेटेड हो गया, या फिर इसमें अप्रोक्सीमेटली जैसे ये पूछा है, ये आता तो नहीं है सवाल, लेकिन जब चेंज वगैरह पूछेगा तो इसमें बोलेगा, या फिर मेटल प्लेट है उसका वॉल्यूम देखेगा, मेटल बॉल उसका वॉल्यूम देखेगा, मेटल प्लेट उसका एरिया देखेगा, सरफेस एरिया देख सकता है किसी भी सिलेंड्रिकल शेप का। तो इस तरीके से काम करेंगे कि जब तुम्हें रेडियस में चेंज दे करके वॉल्यूम में चेंज देगा तो याद रहे चेंज जो होता है वो dy के बराबर होता है या dv के बराबर होगा, जो भी वेरिएबल रहा है dx के बराबर, ये रहा चेंज। लेकिन अगर तुमसे एरर पूछा ना तो चेंज में dv में एक्चुअल डिवीजन करेंगे इंटू 100 करेंगे तो ये मिलेगा परसेंटेज एरर। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं dv बाई v करता ना तो ये मिलता एरर, एरर परसेंट नहीं मिलता बल्कि एरर मिलता। एरर कितना है, ये 0.3 मतलब 0.003 जो आया ये एरर आया, लेकिन परसेंटेज एरर के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 0.3%। तो इसी तरह से तुम्हारे पास कुछ कुछ सवाल है। फिर आते हैं हम लोग नॉलेज थ्योरम की तरफ। नॉलेज थ्योरम क्या बोलता है कि अगर y इक्वल्स टू fx जो है कंटीन्यूअस फंक्शन, सवाल आते हैं इससे भी कभी कभार, नॉलेज थ्योरम और एलिमिनेटी थ्योरम याद रखेंगे। ये हमारा क्या कंटीन्यूअस है, तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए ओवर द इंटरवल x फ्रॉम कहां से कहां तक a टू b, दोनों के दोनों क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल होने चाहिए, a से लेके b तक दोनों ओपन होने चाहिए, एंड पॉइंट पे हो या ना हो। जैसे y इक्वल्स टू रूट x जो है x इक्वल्स टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन चलेगा 0 से लेके इंफिनिटी तक चलेगा, ये कंटीन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है। तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल। उसके बाद क्या है, जो इनिशियल पॉइंट है वहां पे फाइनल पॉइंट पे बराबर होना चाहिए, fa और fb बराबर होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, इसके बीच में कम से कम एक पॉइंट होने चाहिए c जो कि a और b के बीच में होंगे, जहां पे डेरिवेटिव जो होगा फंक्शन का वो 0 के बराबर होगा। जैसे देखते हैं इसको ज्योमेट्रिकली कि fa इक्वल्स टू fb के लिए ग्राफ ऐसे बढ़ते रहा, लेकिन fa और fb होने के लिए क्या होगा, उसको मुड़ना पड़ेगा। जैसे ही fa और fb मुड़ने के लिए, अब डिफरेंशिएबल है तो ऊपर कॉर्नर नहीं बना सकता, वहां पे स्मूथ बनाएगा, वहां टेंजेंट क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, उसका टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो 0 होगा, तभी तो ये डिफरेंशिएबल भी बोल दिया। अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं बोलता तो ये ऊपर जाता और कॉर्नर बना के लौट जाता।
एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, लेकिन टॉप पे वहां पे टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर पाते, वहां पे नॉन डेरिवेटिव हो जाता, मामला वहां पे खत्म हो जाता। लेकिन जैसे ही डिफरेंशियबल बोला, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या जाएगा, वो स्मूथ वापस आएगा। स्मूथ वापस आएगा तो उधर टेंजेंट हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर। वही चीज तो पूछा है। अब यहाँ पे जरा देखो, सी का वैल्यू सिंगल पॉइंट पे आया है। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा पॉइंट पे आ जाए, जैसे डाउन साइड में होता है, या फिर इधर जिगजैग जिगजैग पैटर्न फॉलो करते रहे, 1 2 3 4 5 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो C1 C2 क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ए बी के बीच में, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात तो है कि एटलीस्ट एक जगह पे तो है, एटलीस्ट 1 पॉइंट, ये याद रखेंगे कि एटलीस्ट एक जगह पे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बोला वेरीफाई कीजिए आप, इसमें रोल्स थ्योरम x माइनस ए टू दी पावर n, x माइनस बी टू दी पावर m, mn क्या है, पॉजिटिव रियल है, और x क्या है, a b के बीच में है। तो मैं बोलूंगा कि एफ ए और एफ बी क्या है, बराबर है, दोनों 0 के बराबर है, दोनों 0 के बराबर है। और एफ एक्स जो है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। पॉलिनोमियल जो होता है हमेशा के लिए कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। एफ ए और एफ बी दोनों का वैल्यू 0 है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा। अब मेरे को चाहिए एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने किया इसको डिफरेंशिएट, इसको मैंने किया डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट किया तो इसको रखेंगे इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसको रखेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो n टाइम्स ऑफ x माइनस ए टू द पावर n माइनस 1, कब, जब दूसरे वाले को रखा, प्लस जब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया तो पहले वाले का रखा। इसमें मैंने क्या लिया कॉमन, x माइनस ए टू द पावर n माइनस 1, x माइनस बी टू द पावर m माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से जरा देखो, x माइनस ए टू द पावर n माइनस 1 और x माइनस बी टू द पावर m माइनस 1 कॉमन आएगा, तो n टाइम्स ऑफ x माइनस बी बच जाएगा। यहाँ पे m टाइम्स ऑफ x माइनस ए बच गया। इसको सॉल्व किया और 0 के बराबर जब फिट किया तो इसे 0 के बराबर फिट करेंगे। a और b तो हो नहीं सकता, क्योंकि c कहाँ पे होना चाहिए, ओपन इंटरवल a एंड b, मतलब a और b को छोड़ के c कैन नॉट बी इक्वल्स टू ab। तो ये दोनों तो 0 होंगे नहीं, हमारा 0 कौन सा होगा, ये होगा। तो x का वैल्यू क्या आया, mb प्लस na डिविजिबल बाय m प्लस n। अच्छा, ये फॉर्म, ये दिखा दिखा सा लग रहा है, वो कब होता है, सेक्शन फॉर्मूला का इंटरनल पार्ट। ये जब m इज टू n में डिवाइड करता है तो a और b के बीच में लाई करता है, mb ma प्लस nb डिविजिबल बाय m प्लस n। इसका मतलब क्या हुआ, x कहाँ के बीच में, a और b के बीच में। तो ये बिना तुम्हें जाने हुए कि a और b का स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, डायरेक्टली तुम्हें पता लग गया ये कहाँ पे है, ये a और b के बीच में है x। तो यहाँ से हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपको वेरीफाई करना रोल्स थ्योरम किसके लिए, 0 और 2 के बीच में। तो देखो, ये पॉलिनोमियल फिर से कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, स्टार्टिंग 2 हो गए, f0 का वैल्यू देखेंगे तो 0, 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, और ये 3 2 4, तो 3 into 2 12 हो गया, और प्लस 2 into 2 4 हो गया, तो 0 के बराबर आ रहा। तो f0 और f2 दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, 0 के बराबर। रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के बराबर इसे अगर मैं करूंगा डिफरेंशिएशन के बाद, तो डिफरेंशिएशन के बाद क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट डी करके निकाल लेना यहाँ से, तो वो वैल्यू हमारे पास आ गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बताना, ओरली है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर fx इक्वल्स टू mod x, कहां से कहां तक, -1 से 1। ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है ना 0 पे, तो हम लोग बोलेंगे कि ये रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये चीज जो होता है कंटिन्यूअस तो होता है, चलो भाई, डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो हम लोग इसको 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए ये अप्लाई नहीं हो सकता। चलो, तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 करना है एक बार। Show that between any two roots of e to the power minus x minus cos x equals to 0, there exists at least one root of sin x minus e raised to minus x equals to 0.
क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। बिटवीन टू रूट्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, इसके दो रूट के बीच में इसका एक रूट होना जरूरी है। क्या है मतलब, चलो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b, इसके दो रूट्स हैं, इसके दो रूट्स हैं, x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b, इसके दो रूट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं a और b इसमें सेटिस्फाई करूंगा तो पूरी तरह से जीरो होंगे, ये भी जीरो होंगे और ये भी जीरो होंगे। ध्यान से देखेंगे, ये भी जीरो होंगे, ये भी जीरो होंगे। a और b मैंने दो रूट मान लिया, तो दोनों को मैं जब फिट करूंगा तो वो जीरो के बराबर। अब इसमें जब सेटिस्फाई कर रहे हैं, अब अगला मैं आता हूँ कि भाई e टू द पावर माइनस ए cos a इज इक्वल्स टू 0 आ गया, e टू द पावर माइनस b cos b ये भी 0 आ गया। अब मैं आता हूँ कि जो फंक्शन किसके बारे में, किसके रूट के बारे में बात किया गया, इस फंक्शन के रूट के बारे में बात किया गया। एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन मतलब मैं इसे फंक्शन बोलूं और मुझे ये प्रूव करना कि इसका जो रूट होगा e टू द पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, ये चीज जो होगा वो क्या होगा, कम से कम उसका एक रूट होगा। तो मैंने फंक्शन माना e टू द पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो जरा देखना एफ ए और एफ बी दोनों के दोनों क्या है, जीरो के बराबर। एक्सपोनेंशियल कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कॉस भी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो इन दोनों के हेल्प से जो मिलेगा हमारा कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ही हो जाएगा। कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल क्यों, क्योंकि ना तो ये कहीं पे नॉन डेरिवेटिव होता है, ना तो ये नॉन डेरिवेटिव होता, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमेशा कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन बनेंगे। तो ये बना हमारे पास कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल का सिचुएशन। उसके बाद आते हैं कि इसका जो रूट होगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, वो हम कम से कम हमें क्या मिलेगा, कम से कम एक पॉइंट पे होगा, कहाँ पे, ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में। तो मैं कहता हूँ कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स कर देगा। विल हैव एटलीस्ट वन रियल रूट बिटवीन ए एंड बी। इसी को अगर मैं सही से लिखूंगा तो ई टू द पावर माइनस एक्स और माइनस ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये रहा हमारे पास जो इक्वेशन आएगा, इसके रूट एक रूट आ गए ए और बी के बीच में। ये बहुत अच्छा सा सवाल है, तुमसे ऐसा जैसे यहाँ पे शो दैट करके लिखा गया है। क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसा बोलेगा कि लेट x इक्वल्स टू अल्फा एंड x इक्वल्स टू बीटा आर द रूट ऑफ e टू द पावर माइनस x minus cos x equals to 0, then roots of the, then at least one roots of the equation e to the power minus x minus sin x equals to 0 will lie less than alpha, greater than beta, in between alpha and beta, inadequate प्रॉब्लम, या जो भी दे देगा नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन। तो यही चीज है कि तुमसे बोलेगा कि अल्फा और बीटा जो दो वैल्यू है, बोलेगा लेस देन अल्फा, ग्रेटर देन बीटा, इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा और नन ऑफ दिस। तो तुम्हें यही देखना होगा रोलेस थ्योरम लगाने के लिए कि भाई रूट के बीच में जब बात हो रहा है, एटलीस्ट की बात हो रही है, एटलीस्ट वन रूट, तो हमारा मामला बड़े ही आराम से आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद आते हैं इसी का दूसरा पार्ट जो है, इसको मोर स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको एलएमवीटी बोलते हैं। तो एलएमवीटी में क्या है, दो ही कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है कि एफ को कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, स्टार्टिंग के दो कंडीशन। उसके बाद एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होने की जरूरत नहीं है। then there exists at least one value of c which is from a to b such that जो f dash c होगा वो क्या होगा, fb minus fa upon b minus a। ये क्या है, ये स्लोप है, ये चेंज इन y अपॉन चेंज इन x क्या है, स्लोप है, एवरेज स्लोप है। इसके देखना एवरेज स्लोप क्या होगा, fb जो होगा फाइनल वैल्यू ऑफ y, fa जो है इनिशियल वैल्यू ऑफ y, और ये b माइनस a मतलब ये हो गया x में डिफरेंस। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x ये क्या है, एवरेज स्लोप के बराबर होगा f dash c। तो मैंने लिया है इसको कोई ग्राफ की f और बेसिकली a और b के बीच में क्या कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, तो a और b के बीच को अगर मैं मिला दूं तो इस कॉर्ड का जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर आएगा, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। और इसके बीच में टेंजेंट जो होगा अगर ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट इसके पैरेलल हो सकता है। यही जो है रोलेस थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं b को पकड़ के ऊपर से a के बिल्कुल पैरेलल कर दूंगा, a के बराबर कर दूंगा, तो जरा देखना a और b को मिला करके fa और fb जो आएगा, fa और fb बराबर हो जाएगा तो स्लोप 0 के बराबर, तो f डैश c किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो रोलेस थ्योरम जो होता है एलएमवीटी का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जहां पे fa और fb बराबर हो जाए। ये जनरल है, एलएमवीटी क्या है, जनरल है। तो जनरल में हम लोगों ने ये देखा कि टेंजेंट दोनों का क्या हुआ, बराबर हुआ और कॉर्ड के बराबर हो गया, तो m इक्वल्स टू, अच्छा एक से ज्यादा भी हो सकता है कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे नाच भी सकता है, तो मल्टीपल टेंजेंट आया जो कि पैरेलल दे रहा है इसके, तो 5 जगह पे आ सकता है, तो एटलीस्ट तो होगा ही। अच्छा याद रहे फॉर सम वैल्यू ऑफ c देयर इज नो अदर ऑप्शन, की जिसमें ऐसा ना हो कि तुम इस चीज से कंफ्यूज हो जाओ कि अच्छा ये तो
फॉर एवरी वैल्यू ऑफ सी, एवरी वैल्यू ऑफ सी नहीं आता, कुछ वैल्यू होता है सी का, कुछ वैल्यू होता है लिमिटेड, एक वैल्यू हो सकता है 3 5 7 11 15, कुछ फाइनाइट होगा। ये नहीं कि पूरा का पूरा तुम्हारा ऐसा नहीं होगा फंक्शन कि ऐसा हो गया और ऐसा गया, ये नहीं कि इसका पूरा का पूरा कांस्टेंट ही हो गया, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं हो सकता। तो ध्यान रखेंगे कि सम वैल्यू ऑफ सी होगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ सी नहीं होगा, मतलब बहुत इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होंगे। उसके बाद आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल वेरीफाई एलएमबीटी फॉर, जैसे उसमें मैंने वेरीफाई किया था रॉल्स थ्योरम के लिए, अब एलएमबीटी के लिए वेरीफाई करते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है, ये कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो एलएमबीटी अप्लाई होगा। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो बारी बारी से मैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करूंगा। इन दोनों को रखा तो इसका डिफरेंशिएशन 1, x-3 का डिफरेंशिएशन 1, फिर इन दोनों को रखा तो इसका डिफरेंशिएशन 1, फिर इन दोनों को रखा तो इसका डिफरेंशिएशन 1, और इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर आया, f डैश x के बराबर। तो f डैश x का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। ये किसके बराबर होना चाहिए, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। fb का मतलब 4 पे फंक्शनल वैल्यू निकालो, fa का मतलब 0 पे फंक्शनल वैल्यू निकालो, तो fb माइनस fa मतलब fb का मतलब हो जाएगा 3 into 2 into 1 और fa का मतलब हो जाएगा -6। देख लो fa का मतलब -6। तो इन सभी का जो स्लोप आया कॉर्ड का वो 3 के बराबर। इसको सॉल्व किया तो x के वैल्यू 2 आए, एक आया 2 प्लस 2 बाई रूट 3 और दूसरा आया 2 माइनस 2 बाई रूट 3। देखना दोनों के दोनों जो है 0 और 4 के बीच में है, 0 और 4 के बीच में, क्योंकि 2 बाई रूट 3 का वैल्यू होगा 1 पॉइंट समथिंग, 1.2 समथिंग। तो 2 में जब 1.2 का एडिशन होगा तो 3.2 होगा, और 2 में जब 1.2 का सब्ट्रैक्शन होगा तो 0.8 के बराबर। मतलब 0 और 4 में दोनों के दोनों लाई कर रहे हैं, मतलब 2 पॉइंट के लिए हुआ, कुछ ऐसा हो सकता है ऐसा। तो दिस इज पॉसिबल। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आते हैं एलएमबीटी से। एक सवाल तुम लोग करना, क्वेश्चन नंबर 4 करना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सी का वैल्यू निकालना है हमें।
कुछ आया क्या? देखो सर एक ही वैल्यू एफ ए 8 आ रहा है और एफ बी 65। अभी मैं आगे कैलकुलेट करूँगी। ये एफ ए और एफ बी तो बराबर है ना। एफ ए का वैल्यू देखो 2 क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर, ये कितने के बराबर आएगा? 0 के। सॉरी एफ बी माइनस एफ ए, जो भी है एफ बी हमारे पास निकालेंगे तो एफ ऑफ 5 का वैल्यू निकाला होगा, क्वेश्चन नंबर 4 किया हुआ है क्या? हाँ, तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या आएगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये एफ बी हमारे पास आया, ये एफ ए आया डिविजिबल बाय बी माइनस ए 3 के बराबर, तो ये 25 के बराबर है। एफ डैश ऑफ सी अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? 3c स्क्वायर माइनस 4c इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से c का वैल्यू जब मैंने निकाला तो c का वैल्यू आया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी करने के बाद 2 प्लस माइनस रूट 79/3। अच्छा, माइनस वाला हो नहीं सकता क्योंकि 2 और 5 के बीच में लेना है, तो हम लोग क्या लेना होगा? प्लस वाला लेना होगा। अच्छा, रूट 79 जो होगा वो 8.9 के अराउंड होता है, तो 8.9 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 10.9। 10.9 में अगर मैंने 3 से डिवीजन किया तो वो 2 और 5 के बीच में आ रहा, कहीं पे 2 और 5 के बीच में आ रहा, तो ये एक्सेप्टेबल होगा। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा तुम्हारा ए और बी के बीच में आ रहा, तो 2 और 5 के बीच में ये आ रहा। निगेटिव वाला जो होगा, निगेटिव तो होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज दूसरा नहीं करेंगे। तो एक ही वैल्यू आया क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये था हमारा एलएमबीटी। उसके बाद आते हैं मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हमें पता करना। तो पहला होगा इन एन इंटरवल। एक इंटरवल में तुम्हें जानना होगा कि पूरे के पूरे इंटरवल में तुम्हें कैसे पता करना है। मान लेते हैं y इक्वल्स टू fx जो है इस तरह का फंक्शन है a से b के बीच में, कि फंक्शन जो होगा c1 पे जो फंक्शनल वैल्यू हो बड़ा है c2 से, बड़ा है c3 से और बड़ा है cn से। मतलब सबसे पहले c1 जो है, c1 कुछ इस तरह से कि b सबसे बड़ा है, b सबसे बड़ा, उसके बाद c1, उसके बाद c2। मतलब a और b का अगर मैं इंटरवल देखूं तो यहाँ पे cn हो गया, यहाँ पे cn-1 हो गया, यहाँ पे b1 हो गया। मतलब क्या है कि c1 सॉरी यहाँ पे c1 हो गया, तो c1 सबसे बड़ा है, उसके बाद c2 है, उसके बाद c3 है, उसके बाद cn है। तो ये इस फॉर्म में होगा। तो मैं एलएमबीटी से देखूंगा तो fb माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए क्या हो गया? f डैश x के बराबर है, f डैश c के बराबर है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो जब f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम लोग बोलते हैं, f को कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा? f डैश x इक्वल्स टू 0, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट के लिए f डैश x इक्वल्स टू 0 एक्सेप्टेबल हो सकता है। f डैश x इक्वल्स टू 0 कुछ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट के लिए हो सकता है, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या हुआ? अगर f डैश x तुम्हारा क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0 फॉर सम फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। ये पहला सिनेरियो आया। दूसरा इसी का कि इसमें अगर मैं ग्राफ देखूंगा तो ग्राफ कैसा जाएगा? ऊपर की तरफ भागते जाएगा, इस तरह से या इस तरह से। अब ये इंक्लिनेशन किस बेसिस पे होगा वो बताएगा आपका कर्वेचर कैसे, आपने कंकेविटी क्या देखा है, तो उस बेसिस पे वो डबल डेरिवेटिव देगा। आगे की तरफ देखेंगे कि कैसे हम लोग कब सिचुएशन में बोलेंगे कि ये ग्राफ होगा और कब बोलेंगे कि ये होगा। दोनों इंक्रीजिंग का ग्राफ है, दोनों इंक्रीजिंग का ग्राफ। इंक्रीजिंग चेक करने के लिए हम लोगों ने किसी भी पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ किया उसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाया वो एक्यूट बनाया, क्योंकि tan थीटा हमें पॉजिटिव चाहिए। तो जरा देख लो, a यहाँ पे ले लेते हैं, b यहाँ पे ले लिया, a यहाँ पे, ये b, तो एफ ए ये है, एफ बी ये है। तो अगर b का वैल्यू हमारे पास क्या है? b का वैल्यू हमारे पास बड़ा है, मतलब छोटे इनपुट पे छोटा आउटपुट, बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट, छोटे पे छोटा। तो ये क्या? दोनों के दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर f डैश x इक्वल्स टू 0 हो गया कुछ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट के लिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट या इंटरवल के लिए हो गया पूरा का पूरा, कुछ ऐसा बढ़ रहा था और ये इंटरवल हो गया पूरा और फिर ऊपर की तरफ बढ़ा, कुछ इस तरह से हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है या यहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो इस पे क्या हो गया? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो गया और मे बी एन इंटरवल हो गया। तो f डैश x क्या हो गया? ग्रेटर इक्वल 0। यहाँ पे फाइनाइट नहीं बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं fx को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन और नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब f डैश x जो है निगेटिव नहीं है बल्कि पॉजिटिव है और 0 है। तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब वही हुआ कि डिक्रीजिंग छोड़ के बाकी सारा हो गया। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलते हैं। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या हुआ? f डैश x जो होगा 0 हो सकता है कुछ फाइनाइट सॉरी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू के लिए या फिर एक इंटरवल के लिए छोटे से, और इंक्रीजिंग भी हो, f डैश x ग्रेटर देन 0 भी हो। जैसे ये दोनों के दोनों ग्राफ क्या हो गए? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गए। दूसरा आते हैं कि सेम चीज अगर f डैश x लेस देन 0 आ गया और f डैश x इक्वल्स टू 0 मे बी फॉर काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, तो f को बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब छोटे इनपुट पे बड़ा आउटपुट और बड़े इनपुट पे छोटा आउटपुट। ये जरा देखो, ये डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, दोनों के दोनों क्या है? डिक्रीज
डिक्रीजिंग फंक्शन है, किसी भी इंस्टेंट पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट क्या बनाएगा, पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा वो ऑब्ट्यूज बनाएगा। दोनों सिनेरियो में देख लो, यहाँ पे भी ऑब्ट्यूज बना रहा है, यहाँ पे भी ऑब्ट्यूज बना रहा है, तो दोनों के दोनों एंगल हमारे ऑब्ट्यूज बनेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन की पहचान है। अब आते हैं कि यही चीज अगर हमारे पास f डैश x इक्वल्स टू 0 क्या हो जाए, एक पूरे इंटरवल के लिए हो जाए या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट के लिए हो जाए, तो f को बोलेंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग। ये घट रहा था फिर कांस्टेंट हुआ फिर घटने लगा, या फिर दूसरी तरीके से भी ऐसा हो सकता है कि ये घट रहा था ऐसा हुआ और ये फिर से घटने लगा, तो ये बीच में क्या हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट के लिए f डैश x 0 के बराबर हो गया। उसके बाद आते हैं कि कुछ चीजें हैं जिसको हम लोगों को समराइज करनी है नोट करके, कि अगर f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0 है या 0 है कुछ फॉर सम वैल्यू ऑफ x, तो उसको हम लोग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं बोल सकते। उल्टा क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा, f डैश x 0 आएगा, और वो जब मैं वापस लेके आऊंगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए वो वैलिडेट नहीं करेगा, तो इनवर्स जिसका कन्वर्स होगा वो ट्रू नहीं होगा। सेम चीज डिक्रीजिंग के लिए भी होगा। उसके बाद आते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है डोमेन में, तो f क्या होगा, इंक्रीजिंग भी कहलाएगा डिक्रीजिंग भी कहलाएगा डोमेन D में। मान लिया जाए y इक्वल्स टू 2 है, तो y इक्वल्स टू 2 हमारे पास क्या है, ना तो वो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, और देखा जाए तो इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। तो वही चीज है कि अगर fx इक्वल्स टू लैम्डा होगा डोमेन में, तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग भी होगा डिक्रीजिंग भी होगा डोमेन में। उसके बाद बोलते हैं कि एक फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन तभी बोलेंगे जब वो हमेशा के लिए अपने डोमेन में इंक्रीजिंग हो। डिक्रीजिंग कब बोलेंगे, जब वो हमेशा डिक्रीजिंग हो। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब बात हो रही है तो स्ट्रिक्टली की बात होगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। दूसरा, अगर इफेक्ट को मोनोटोनिक फंक्शन तभी बोलेंगे या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। क्वेश्चन में मेंशन रहता, लेट अस कंसीडर f is mapping from r to r be a monotonic function, मतलब क्या हुआ, या तो वो हमेशा के लिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। लेकिन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जब बोलेगा तो स्ट्रिक्टली की बात आएगी। उसके बाद आते हैं कि अगर हमारे पास f जो है किसी सबसेट डोमेन के किसी सबसेट में इंक्रीजिंग है और अनदर सबसेट में वो क्या है, डिक्रीजिंग है, तो वो नॉन मोनोटोनिक होगा। मतलब कुछ पार्ट में वो डिक्रीजिंग है, कुछ पार्ट में फिर से वो इंक्रीजिंग हुआ फिर से डिक्रीजिंग हुआ, मतलब ये वेरिएशन ऐसे भाग रहा है। तो उस केस में हम लोग वो ना तो वो मोनोटोनिक होगा ना तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ होगा, उसको सिंपली नॉन मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। तो ये सारे नॉन, जैसे फॉर एग्जांपल fx इक्वल्स टू x क्यूब, अब इसमें बोला कि इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, अब बताइए, तो f डैश x इक्वल्स टू 0 की मैं बात करूंगा तो f डैश x का वैल्यू अगर मैं 3x स्क्वायर देख रहा हूं तो ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। कब, जब x का वैल्यू कुछ भी हो जाए अदर देन 0, एक पॉइंट पे 0 आ रहा, तो f क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की क्या कंडीशन थी कि वो हमेशा के लिए बढ़ते जाए, पॉजिटिव मिले, या कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट के लिए वो 0 भी हो सकता। तो यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पे 0 आ रहा, तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल देंगे। जैसे x माइनस साइन x की बात की जाए तो f डैश x का वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस cos x, ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जहां जहां पे cos का वैल्यू 1 ना हो। इक्वल्स टू 0 आएगा जब cos का वैल्यू 1 हो जाए, तो cos का वैल्यू कहां पे आएगा, फाइनल, ये कुछ पॉइंट पे आ रहा, कोई इंटरवल में नहीं आ रहा, तो 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई, जहां पे cos का वैल्यू 1 आ रहा, 1 कहां पे आता है, 2 पाई 4 पाई, इन सब पे, मतलब x का वैल्यू इवन मल्टीपल ऑफ पाई में ये क्या आ रहा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में 0 आ रहा, तो ये क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये भागते जा रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन पे। उसके बाद आते हैं कि जैसे ये रहा ग्राफ कि थोड़े पार्ट में इंक्रीज, फिर ये कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज कांस्टेंट इंक्रीज कांस्टेंट, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इस पूरे के पूरे सिचुएशन में 0 है, तो पूरा का पूरा एक इंटरवल में, तो इंटरवल इस चीज को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलेंगे, लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं x क्यूब बाई 3 माइनस 4x प्लस 2 बोल रहा है, इंटरवल बताइए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, तो मैं इसको अगर निकालना चाहूंगा फोर्थ का इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो इसको डिफरेंशिएट किया और फैक्टर किया, वेविकल मेथड लगाया, तो जरा देखो क्या हुआ, -2 और +2 करस्पॉन्डिंग। f डैश का मैं वेविकल मेथड लगा रहा हूँ, तो f डैश क्या है, 2 से बड़े के लिए पॉजिटिव है, -2 से छोटे के लिए पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में डिक्रीजिंग है। तो मैं बोलूंगा कि जहां पे पॉजिटिव हो वो इंक्रीजिंग है, तो -∞ से -2 और 2 से ∞ में ये क्या हो गया, ये हो गया इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कहां पे हुआ, -2 से 2 के बीच में। क्या बताया था, जहां पे 0 होगा उसको मैं दोनों में काउंट करूंगा, यहाँ पे भी काउंट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी काउंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं एक सवाल, अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रेशन पढ़ा था। डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रेशन कहाँ पे पढ़ा था, जब LH रूल लिमिट में पढ़ रहे थे वहां पे देखा था। तो जैसे फॉर एग्जांपल बी पार्ट देखते हैं, तो बी पार्ट x² मल्टीप्लाइड विद x - 2 का होल स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका एफ डैश एक्स किया तो एक्स स्क्वायर को रखा तो इसका डिफरेंशिएशन, और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर रखा तो इसका डिफरेंशिएशन। दोनों में मैंने 2x इंटू एक्स माइनस 2 को कॉमन लिया तो ये बचा x प्लस एक्स माइनस 2, मतलब ये पूरा का पूरा बना। इसमें मैंने वेविकर मेथड लगा दिया एफ डैश एक्स का, तो क्या आया 0 से 1 इंक्रीजिंग, 2 से इंफिनिटी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग क्या है माइनस इंफिनिटी से 0 और 1 से लेकर 2 तक। तो ये ओवरऑल सिनेरियो हुआ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। काम करने का तरीका बहुत ही आसान है। एफ पार्ट करना, इसमें हमें पता करना कि कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है कहाँ पे ये डिक्रीजिंग है। एफ पार्ट अगले लेक्चर में हम लोग एओडी का बचा हुआ पार्ट कर लेंगे। आज छोटे छोटे 3 टॉपिक निपट गए, 4 हो गए। एक तो वो हो गया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट नॉर्मल, दूसरा हो गया रेट मेजरर, तीसरा हो गया अप्रोक्सीमेशन, चौथा हो गया रॉलेस थ्योरम, पांचवा ये मोनोटोनिसिटी चल रहा है। ये थोड़ा बड़ा सा मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमम, तो मोनोटोनिसिटी पूरा तो नहीं हो पाएगा, हो जाए तो अच्छी बात है। फिर लिमिट्स कहाँ तक है? -1 से x तक। एफ पार्ट का देखते हैं भाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपर वाला जहां जहां टी है वहां अपर वाले में जाएगा। टी बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, अपर का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर को करेंगे और लोअर का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। इसको फैक्टराइज कर दिया तो यही आया। क्या आंसर देख लेना मैच। ये सही है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये था हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। और क्वेश्चन नंबर 5 करना जरा। fx is equals to 2e to the power x minus a multiplied with e to the power minus x plus 2ax minus 3 मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोला, मतलब ग्रेटर इक्वल 0 दोनों लेना हमें। देन रेंज ऑफ ए का रेंज क्या होगा। फिफ्थ का आया क्या नबील, तुम्हारा हो रहा है?
गायब हो गया। सिफर है। सर EX की फॉर्म में आएगा। ए एक्स की फॉर्म में नहीं, एक्स की फॉर्म में तो नहीं आना चाहिए। ए का रेंज मतलब कांस्टेंट आएगा। देखो एफ डैश एक्स अगर तुमने किया तो ये आया 2 e टू द पावर x, इसका तो सेम ही रहेगा, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 2a प्लस 1, करेक्ट। अब आते हैं इसको मैंने e टू द पावर x को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 2 e टू द पावर 2x और ये बन जाएगा 2a प्लस 1 e टू द पावर x प्लस a डिविजन बाय e टू द पावर x। अच्छा ये e टू द पावर x क्या होते हैं, हमेशा के लिए पॉजिटिव होते हैं। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, f डैश x का वैल्यू इसका वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 होना पड़ेगा। ये तो पॉजिटिव है ही, मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो जाए, करेक्ट है। इसका डिनोमिनेटर पार्ट तो पॉजिटिव है, ये वाला तो हाँ, तो ये 2 e टू द पावर 2x प्लस 2a प्लस 1 e टू द पावर x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल 0 हो जाए, ये x के हर एक वैल्यू के लिए। अब मैं इसमें देख रहा हूँ कि e टू द पावर x में क्वाड्रेटिक बन रहा है तो t मैंने मान लिया, तो 2t स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1t प्लस a इज ग्रेटर इक्वल 0। ये जो क्वाड्रेटिक बन रहा है फाई ऑफ t, ये पॉजिटिव कहाँ पे होना चाहिए, t के पॉजिटिव वैल्यू के लिए, क्योंकि t जो है e टू द पावर x व्हिच इज अ पॉजिटिव नंबर। तो अगर मैं पैराबोला देखूं तो अगर इस सेंस में देखते तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और बोल देते हमारा आंसर आ जाता, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि स्पेसिफिक सिचुएशन में, तो d का वैल्यू क्या होगा, d का वैल्यू या तो लेस देन 0 होगा या फिर ऐसा हो कि d का वैल्यू इस तरह से हो कि ग्रेटर देन 0 हो लो लेकिन आगे की तरफ क्या भाग जाए, ग्रेटर इक्वल 0, या फिर ऐसा हो d इक्वल्स टू 0 में क्या हो तो भी पॉसिबल होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि पीछे की तरफ क्या हो जाए, पीछे की तरफ जो फंक्शन हो जाए वो निगेटिव हो जाए। तो मैं बोलूंगा कि या तो फर्स्ट हो जाए और बोथ रूट्स आर नॉन पॉजिटिव, दोनों के दोनों रूट निगेटिव हो जाए, दोनों के दोनों रूट निगेटिव हो जाए, या तो दोनों के दोनों डिस्क्रिमिनेंट ही लेस इक्वल 0 हो जाए, ये वाला कंडीशन हो, या फिर दोनों रूट निगेटिव हो जाए, या फिर एक रूट निगेटिव और एक रूट 0 हो जाए। यही 4 पॉसिबिलिटी आएगी ना। यहाँ से हम लोग निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे, उन दोनों का हम लोगों को ले लेंगे यूनियन, क्योंकि और है, या तो ये हो जाए तो भी चलेगा, ये हो जाए तो भी चलेगा, ये हो जाए तो भी चलेगा, ये भी हो जाए तो भी चलेगा। तो इन दोनों का मैंने d लेस इक्वल 0 किया तो यहाँ से मिला a का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हाफ, यहाँ से मिला a का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हाफ। अब इसमें देखते हैं कि d ये कब होगा, दोनों के दोनों रूट नॉन पॉजिटिव का मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0 हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0 हो सकता है। अच्छा सम ऑफ द रूट क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होगा वो लेस इक्वल 0 होगा, क्योंकि एक 0 भी पॉसिबल है। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, देखो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0 मतलब ये पॉसिबिलिटी,
उसके बाद क्या है कि फाई ऑफ जीरो क्या होगा, फाई ऑफ जीरो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा, और जो वर्टेक्स का जो लोकेशन होगा वो निगेटिव होगा, वर्टेक्स का लोकेशन निगेटिव होगा। तो ये चीज हम लोगों ने जब तीनों का कॉमन लगाया तो यहाँ से क्या आया, a ग्रेटर इक्वल जीरो आया, ये सेकंड पार्ट का a ग्रेटर इक्वल जीरो। यहाँ से आया हाफ, तो क्या मिला हमारे पास, दोनों का यूनियन कर देंगे तो हाफ तो इसी में शुमार हो गया, तो आंसर क्या आ गया, a का वैल्यू ग्रेटर इक्वल जीरो। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये काफी अच्छा सा सवाल था, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि अगर fx जो है वो ग्रेटर इक्वल जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, तो तुम बोलते हो a लेस देन जीरो और d लेस इक्वल जीरो, दैट्स इट। ये कब, ये क्वाड्रेटिक ऑब्वियसली। लेकिन अगर तुमसे बोलते हैं कि फॉर x बीइंग पॉजिटिव रियल या x बीइंग नेगेटिव रियल, तो तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करके देखना होगा। तो चार पॉसिबिलिटी आई। अच्छा, लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा भी आ सकता है, लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा कि d इक्वल्स टू जीरो वाला भी आ सकता है, ये भी पॉसिबल है। ये कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो, ऊपर से भी पास कर सकता है। हमें क्या चाहिए, t ग्रेटर देन जीरो में ऊपर की तरफ चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। तो हम लोगों के पास ये दोनों ग्राफ, ये दोनों ग्राफ, तो दोनों के हेल्प से हम लोगों ने दो केस अराइज किए, दोनों का यूनियन ले लिया, तो आंसर आ गया ग्रेटर इक्वल जीरो। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसी में कुछ कुछ सवाल थे, और क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है सवाल, एक बार करना। क्वेश्चन नंबर 9 ये करना जरा, ऐसे सवाल आते हैं। एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टू में। तो बोल रहा मोनोटोनिसिटी आप बताइए कहाँ से कहाँ इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग ही होगा। कहाँ से कहाँ तक, तो सर जीरो से टू में, जीरो से टू के बीच में क्या है, इंक्रीजिंग। ये सर थोड़ा सा गड़बड़ है। तो gx का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, gx का वैल्यू दिया हुआ है fx प्लस f ऑफ 2 माइनस x। अगर मैं, और ये दिया हुआ f डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है 0 से 2 के बीच में, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है तो उससे एक कम डेरिवेटिव अगर मैं बात करूंगा तो f डैश x क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, f डैश x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा।
तो मैं g डैश x को करूंगा तो ये मिलेगा f डैश x और इसका डेरिवेटिव होगा f डैश 2 माइनस x और 2 का डेरिवेटिव 0 और इसका -1, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे जनरेट माइनस ऑफ f डैश ऑफ 2 माइनस x, ये बना हमारे पास g डैश x। अब आते हैं कि ये दोनों में जो बड़ा होगा उसी हिसाब से g डैश होगा। तो पहले हम लोग केस लेते हैं कि अगर x का वैल्यू अच्छा जरा देखो f डैश हमारा क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, छोटे इनपुट पे छोटा आउटपुट, बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट। तो अगर मैंने x का वैल्यू 2 माइनस x से बड़ा लिया है, इसको सॉल्व करें तो x का वैल्यू 1 से बड़ा, लेकिन x क्या है 2 से छोटा है, x 2 से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 के बीच में। तो अगर तुमने 1 और 2 के बीच में लिया तो हमें पता है ना कि छोटे इनपुट पे इंक्रीजिंग फंक्शन क्या देता है, उसी इनइक्वालिटी में देता है वैल्यू। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो f डैश x आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग f डैश ऑफ 2x आएगा, सेम इनइक्वालिटी में आएगा जिस इनइक्वालिटी में हमारा इनपुट है। तो मतलब ये हुआ कि ये जब पॉजिटिव होगा ये वाला वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा इससे f डैश 2 माइनस x से, तो g डैश x क्या हो गया, g डैश x इज पॉजिटिव। जब g डैश पॉजिटिव आया इसका मतलब g जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, g हमारा इंक्रीजिंग होगा 1 से लेकर 2 के बीच में। अब g इंक्रीजिंग आया, ये पहला सिचुएशन। दूसरे केस में हम लोग ले लेते हैं कि x जो आया वो 2 माइनस x से छोटा आया, मतलब x लेस देन 1 आया, लेकिन x पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में। तो ये चीज क्या हो जाएगा, f डैश x छोटा हो जाएगा इससे, मतलब g डैश x निगेटिव हो जाएगा। g डैश x निगेटिव आया इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज जो है 0 और 1 के बीच में g क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। तो डिक्रीजिंग हुआ 0 और 1 के बीच में, इंक्रीजिंग हुआ 1 और 2 के बीच में। तो ये था हमारा कुछ मोनोटोनिसिटी से बेसिक प्रॉब्लम। मैं यहाँ ये भेज देता हूँ आज का पूरा नोट्स, ठीक है। अगले दिन हम लोग मोनोटोनिसिटी कंप्लीट करके मैक्सिमम मिनिमम और जो भी कनेक्टिविटी एंड ऑल जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं इसमें एओडी में वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। चलो मिलते हैं अगले दिन। ओके।